Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for computer science for 9th class, हम चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 4 कवर करने के लिए जाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने वी आर डन विद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पिछली लेक्चर के अंदर वी हैव स्टार्टेड रोल ऑफ कंप्यूटर। और रोल ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो पहला कंपोनेंट था दैट वाज कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So 21st century is the era of technological revolution. Previously, technology was only used to access and share information. अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को नहीं समझते। पुराने जमाने में क्या होता था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को, हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सिर्फ डेटा को शेयर करने के लिए ना, कि भाई हमने मूवीज ट्रांसफर कर ली, हमने सॉन्ग्स ट्रांसफर कर लिए, हमने नाते ट्रांसफर कर ली, हमने जो है ना वो कोई कॉमेडी सेंस हमने ट्रांसफर कर लिया, कॉमेडी शोज हमने जो है ना वो ट्रांसफर कर लिए। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे ना। तो सिर्फ आई मीन इट वाज अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। However, with the passage of time, the rapid change in the technology has made it nearly impossible to perform any human activity without its use. और अभी देखिए कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है कि आप विदाउट टेक्नोलॉजी कोई भी काम परफॉर्म कर सकें। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल आई मीन लाइक मॉर्निंग से आप शुरू करें और अपनी स्लीपिंग तक का आप अपना स्केड्यूल देख लीजिए, और आप देख लीजिए कि आप कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजों से वाबस्ता हैं जिंदगी में, और डेली बेसिस पे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि लाइक आप जो है वो सुबह उठते हैं तो आपका जो अलार्म भी बज रहा है ना वो आपके स्मार्टफोन पे बज रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी पहली निगाह, आंख खुलते ही पहली निगाह जो है वो पड़ रही है, वो आपके मोबाइल फोन पे पड़ रही है। ठीक है जी। और जाहिर सी बात है कि माशाल्लाह से 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब सोते हैं तो उनकी जो आखिरी निगाह होती है वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अपने स्मार्टफोन के ऊपर ही होती है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एनीवेज, अच्छा, आप थ्रू आउट द आप अपनी डे की रूटीन को देख लीजिए। आप कितनी ज्यादा लाइक आप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, आप मोबाइल फोन तो मतलब हर वक्त आपके हाथ में ही है। इसके अलावा आप अगर किसी मार्ट में जा रहे हैं, आप किसी शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, वहां पर आप टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं। अगर आप कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप जो है वो करीम, उबर, इनड्राइव या बाइकिया, ये चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे इसको इलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। Computers are playing an important part in our daily life. News, weather updates, traveling information, and bookings, money transfer, and even taxi booking are done with the help of mobile phone apps. बाकी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। हमें अगर कोई पाकिस्तान का टूर प्लान करना है तो हम यहाँ कराची से बैठे बैठे तमाम चीजों को प्लान कर सकते हैं कि हम लोग किस दिन कहाँ पर स्टे करेंगे, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे, हमारा होटल कौन सा होगा। उसके जो बुकिंग की बात हो रही है ना, कि तो हम होटल की बुकिंग कराची से बैठ के मैं स्कर्दू के अंदर, हुंजा के अंदर, या कुमराट वैली के अंदर, या मैं सवात के अंदर की मैं बुकिंग आसानी करवा सकता हूँ। ठीक है जी। मनी ट्रांसफर हो सकता है। लास्ट लेक्चर के अंदर इस पे बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ मैं विद रेफरेंस टू द बैंकिंग। और आखिरी जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है दैट इज इवन टैक्सी बुकिंग्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी है। करीम है, उबर है, इनड्राइव है, बाइकिया है। तो ये तमाम जो है वो टैक्सी बुकिंग एप्स हैं, ये हम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। Many managerial tasks are also done by computer software. School, library, and hospital managements are some examples. Online shopping is becoming a trend in our society too. कहते हैं कि बहुत सारे मैनेजरियल टास्क हैं जो कि कवर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। आइए जी, मैं जरा आपको एक मैनेजरियल टास्क का एक पार्ट सुनाता हूँ दैट इज कॉल्ड पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑन सेल सिस्टम। ये आप लोग जो है वो ऑलमोस्ट हर वीक या इवन कम से कम मंथ में एक मरतबा इससे जरूर जो है ना आपका इसका लिंक होता है। और ये क्या होता है, आप इम्तियाज जाते हैं हम, या लकी वन जाते हैं, कारफोर जाते हैं, या फिर हम डॉल्मेन जाते हैं, या मीन जितने बड़े बड़े मेट्रो चले जाते हैं, जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पे जाते हैं, तो वहां पर एक सिस्टम लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड पीओएस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप ये गौर कीजिए कि हम लोग अगर अपने मोहल्ले की दुकान में जाएं और कोई चीज परचेज करने की कोशिश करें, तो वो अक्सर हमसे कह देता है कि भाई ये वाली चीज अवेलेबल है और ये वाली चीज अवेलेबल नहीं है। और बुरा नहीं मानिएगा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो हम इस चीज को समझते नहीं है कि परचून की दुकान के ऊपर परचून की दुकान वाली चीजें होनी चाहिए। मतलब दर्जी की दुकान पर अगर अगर सिलाई करने वाला मतलब दर्जी ही नहीं है तो उस दुकान को बंद हो जाना चाहिए ना। लेकिन हम लोग इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं करते कि उसने हमसे कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक मौजूद नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लीजिए। आई मीन ये बाहर के कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा बुरी बात समझी जाती है कि यार अगर
कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो दुकान आप बंद कर दीजिए ना, फिर मतलब यहाँ पे क्या खल्ली वल्ली क्या चल रहा है मतलब। तो बहरहाल जितने भी बड़े बड़े मार्ट्स हैं वहां पे आपको ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, वहां पे होता है क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई 1000 पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक्स आ जानी चाहिए यहाँ पर ना। अच्छा, अब ये एक खुद ब खुद एक ऑर्डर क्रिएट किया है मेरे सिस्टम ने। ये पूरा पीओएस सिस्टम है। एक ईमेल जनरेट करी है, पेप्सिको वालों को भेजी है, वहां से 1000 जो है ना वो बॉटल्स आ गई हैं पेप्सी की। अच्छा, अब आप और मैं हम लोग करते क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने 10 बॉटल्स परचेज करी हैं। अब मैं वो परचेज करने के बाद जाऊंगा कहाँ पर, उसके कैश काउंटर पे जाऊंगा। वो जो कैश काउंटर पे एंट्री कर रहा है ना, जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो मेरा बिल बना रहा है, वो बेसिकली सिर्फ आपका बिल नहीं बना रहा बल्कि वो अपना बिल भी बना रहा है साथ साथ। जब उसने ये लिख दिया है कि भाई उन्होंने उस बंदे ने नबील साहब को 10 बॉटल्स दे दी हैं, तो अब उसकी इन्वेंट्री में जो कि 1000 बॉटल्स थी उसमें से 10 माइनस कर दी जाएंगी। अब उसके पास यानी कि इम्तियाज वाले के पास कितनी बॉटल्स रह गई हैं, 990 बॉटल्स ऑफ पेप्सी। अच्छा, उसके बाद कोई मिसाल के तौर पर कोई शहाब साहब आए हैं, शहाब साहब ने आके जो ना कहा भाई मुझे 50 बॉटल्स चाहिए। तो उसने 50 बॉटल्स शहाब साहब को दी हैं और ऑटोमेटिकली उसकी अपनी इन्वेंट्री में से 50 बॉटल्स माइनस कर दी जाएंगी। तो पहले इट वाज 990, अब आप उन्होंने 50 बॉटल्स को माइनस किया, सो नाउ दे आर लेफ्ट विद 940। हाउ अमेजिंग इट इज ना। अच्छा, अब होता क्या है कि इन्होंने अपने पास एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ होता है कि लेट सपोज कि जब 200 बोतलें रह जाएं तो खुद ब खुद एक ईमेल जनरेट हो जाए पेप्सिको वालों को कि भाई हमें आज रात में 1000 ऑफ बॉटल्स और चाहिए। तो आप देखते हैं कि ना इनके यहाँ होता है क्या कि या तो सुबह सुबह के वक्त या फिर रात के वक्त जो है ना वो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं जो कि सारा सामान लेकर आते हैं। अब ये होगा कि भाई रात में दोबारा से 1000 बॉटल्स आ जाएंगी और वो उनको प्लेस कर देंगे अपने स्टोर के अंदर। यही वजह है कि इनके पास चीजों की शॉर्टेज नहीं होती है, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेटेड चल रहा है। कोई इंसान बैठकर ईमेल नहीं लिखेगा, बल्कि उन्होंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है कि 200 बॉटल्स रह जाएंगे या 400 बॉटल्स रह जाएं तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट हो जाए। वो ईमेल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी, वहां से वहां पेप्सिको वालों को पहुंच जाएगी, वो लोग अपनी शिपमेंट यहाँ पहुंचा देंगे, आगे पैसे ले लेंगे इम्तियाज वालों से। एज सिंपल एज दैट। तो ये जितने भी मैनेजरियल टास्क हैं ये सारे के सारे खुद ब खुद हो रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स की, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स की और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स की। पुराने जमाने में जब जिस जमाने में हम स्कूल पढ़ते थे तो हम स्कूल में जाकर अपनी फीस दिया करते, लाइक 5000 रुपीज मैं पे करता था, वो मुझे एक स्लिप बना के हैंड रिटन स्लिप दिया करते थे और मैं उसको अपने पास रख लिया करता था। आज ऐसा नहीं होता। आज जो है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप आ जाती है, उसके ऊपर स्कूल वालों का अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ होता है। आप या तो उस अकाउंट नंबर में फीस को पे कर दीजिए, या अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में चली जाती है। लाइब्रेरी की बात करें तो कौन इंसान बुक इशू करवा रहा है, कब उसने इशू करवाई थी और वो कब बुक को वापस करेगा, ये सारा का सारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं मिसाल दूं तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब इंडस हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, तो उनका जो बनाया हुआ हॉस्पिटल है दैट इज पेपरलेस हॉस्पिटल। वहां पर पेपर का काम ही कोई नहीं है। जो एंट्री आपने मिसाल के तौर पर एडमिट के एडमिशन के वक्त, यानी अल्लाह ना करे किसी पेशेंट को आप एडमिट करवा रहे हैं, तो जो जो आपने क्रेडेंशियल्स जो आपने डिटेल्स एडमिशन के वक्त दी थी वो सर्कुलेट करती रहेंगी उनकी थ्रू आउट द हॉस्पिटल विदाउट एनी पेपर। आप रिपोर्ट्स के पर्चे लेके नहीं घूम रहे होंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर आपको रूम 1 से रूम 100 तक जाना है ना, तो उन सब के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद होगा। हर बंदा आपसे अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे आपसे रिकॉर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है जी। तो बहरहाल इसी तरीके से जो आखिरी बात की गई है, ऑनलाइन शॉपिंग इज बिकमिंग अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी। तो इस बारे में लास्ट क्लास में बहुत बात हुई है, अमेजोन की बात हुई थी, दराज की बात हुई थी, किस तरह से वो लोग जो है ना प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को और बात डिटेल में बताऊं तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हो रहा है, समझिएगा जरा इस बात को। देखिए, हम लोग जब फिजिकल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना वो जीन्स की पैंट खरीदी है उससे, तो उसको जो 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 दुकान पे बैठा वो बंदा है ना वो होशियार होता है। उसको पता होता है कि यार अगर ये जीन्स की पैंट खरीद रहा है तो इसके साथ ऊपर कमीज तो पहनेगा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार आजकल ना ये नई शर्ट्स आई हुई है, नई नए डिजाइन में आई हुई है, ये आपको चाहिए क्या। सवाल ही पैदा होता है कि उसको कैसे पता कि यार मुझे, मैं इसको टी शर्ट के बारे में बात करूं, क्योंकि आमतौर पर जीन्स की पैंट के साथ टी शर्ट पहनी जाती है। उसके साथ ना तो कमीज पहनी जाएगी, ना उसके साथ जो है वो नॉर्मली आम जो जनरली बात करूं तो फॉर्मल शर्ट्स नहीं पहनी जाती हैं, टी शर्ट्स पहनी जाती हैं। आप देख लीजिए कि हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम्स हैं आजकल, दराज है, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, तो वहां पे भी यही काम हो रहा है। आप उससे पैंट खरीद लीजिए, उसके बाद वो नीचे आपको दिखा रहा होता है कि भाई यू मे ऑल्सो चूज। आप हो सकता है कि आपको ये चीजें पसंद भी आए तो उसके साथ वो रेलिवेंट चीज दिखा रहा होता है। अच्छा,
मर्दों में तो ये बहुत छोटी कैटेगरी है, खवातीन यानी कि लड़कियों की बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, उनके कॉस्मेटिक्स के सामान है, मेकअप का सामान है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब वो एक चीज खरीदती हो, उनको वो ढेर सारी चीजें दिखा देता है कि भाई ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो। अगेन ये बिहेवियर उसने लिया कहाँ से? ये लिया उसने इंसानों से, क्योंकि इंसान भी यही काम करते हैं तो कंप्यूटर भी यही काम कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अगले जो दो पैराग्राफ है बहुत इंटरेस्टिंग है। Computers are also providing variety of choices for entertainment, like online games in which players from different parts of the world can participate simultaneously. Just think about the previous world without internet. लोग क्या करते थे? बचपन के अंदर कंप्यूटर में इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था, तो लोग बैठ के मारियो का गेम खेल रहे हैं, स्ट्रीट फाइटिंग के गेम आपस में खेल रहे हैं। और अगर कोई गेम मल्टीप्लेयर है, यानी कि एक ऐसा गेम जो कि एक वक्त में दो लोग भी खेल सकते हैं एक ही कंप्यूटर में, तो भाई उस गेम की बड़ी वाह वाह हुआ करती थी कि भाई जबरदस्त मजा आ गया ना। लेकिन आजकल की दुनिया में देखिए आप, एक कंप्यूटर पे दो तो क्या, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं ये नहीं बोला कि मेरे इलाके से, मेरे शहर से, मेरे मुल्क से, बल्कि मैं पूरी दुनिया के लोगों के साथ जो गेम खेल सकता हूँ। और यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंटर स्ट्राइक, पबजी, फोर्टनाइट, आप आई मीन यू नेम इट एंड हैव इट, इतनी सारी गेम्स हैं कि आप उसको पूरी दुनिया के लोगों के साथ खेल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी एक बिजनेस इंडस्ट्री भी है, कभी और इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। 3D graphical software has given a new look to movie in which different comic character can act with human actors. जो हम लोग जितनी भी नॉर्मली हम लोग मूवीज देखते हैं वो 2D होती हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में और आज भी कुछ जगहों पे 3D मूवीज दिखाई जाती हैं, और 3D ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की वजह से वो मूवीज बनाई जाती हैं। तो बहुत सारे कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअल ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। Photos, sound, and video editor softwares not only help artists and singers to produce extraordinary creations, but also inexperienced people can enjoy their productivity with ease of use. अब देखिए, फोटो एडिटिंग, स्नैपचैट, लेकिन यानी कि इतना नूर, आई मीन मजाकन अर्ज कर रहा हूँ, इतना नूर नमाज पढ़ने से नहीं आ रहा जितना स्नैपचैट के ऊपर आ रहा है। ठीक है जी। आवाज की बात करें तो आज एआई बेस जो है वो साउंड निकाल रहे हैं। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो एआई ने बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दी है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो फिल्मोरा आप इस्तेमाल करके देखिए, आप जो है वो, आई मीन बहुत सारे ऐप्स अब तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल फोन्स में आ गई हैं कि वो काइन मेकर या कुछ इस तरह का नाम है उसका। तो बहर बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वीडियो एडिटिंग एक पहले मुश्किल काम हुआ करता था, आज बहुत आसान काम हो गया है। इससे हो ये रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो ना वो मैंने बताया ना आपको कि आप स्नैपचैट से अपनी तस्वीर खींचे और उस पर फिल्टर लगाइए, तो यू विल फील लाइक कि यार मतलब मैं इतना खूबसूरत कैसे हो सकता हूँ, या मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ ना। और फिर इंसान को कभी कभार ये भी होती है, काश मैं वाकई में इतना खूबसूरत होता या इतना खूबसूरत होती। तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की क्रिएशंस कर सकता है। अच्छा, अब इसका फायदा चले जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो है, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जिनका जिनका चेहरा फोटोजेनिक नहीं है, जिनको वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी रिकॉर्ड करनी नहीं आती हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी एडिट कर सकते हैं। हम लोग ये मूवीज देखते हैं, हम लोग ये ड्रामास देखते हैं, हम ये समझते हैं कि यार बड़ा जबरदस्त काम हुआ, लेकिन यकीन जानिए कि उसमें एक्टिंग का पार्ट, मिसाल दे रहा हूँ खाली, कि उसमें एक्टिंग का पार्ट 25% है, उसमें जो एडिटिंग का पार्ट है वो 75% है। उसके पीछे जो है वो म्यूजिक डालना, उसके पीछे जो इनके लाइक स्लो मोशन है जिसको इफेक्ट्स बोलते हैं वो डालना, वो 75% वाला काम है। तो नॉर्मली मतलब एक ड्रामे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने पीछे साउंड भी देना है, उसके ऊपर इफेक्ट्स भी डालने हैं, उसके बैकग्राउंड्स भी चेंज करने हैं, और बहुत सारे काम होते हैं। तो जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करनी नहीं आती, वो अच्छी वीडियो एडिट करके भी जो है वो शोहरत हासिल कर सकते हैं। और आजकल की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। The emerging technologies are also getting better day by day, and we can imagine that how computer will be used in future. तो अब आजकल के दौर में देखेंगे, हाँ, आपका टेक्नोलॉजी के एतबार से, मतलब मैं कभी कभार मजाक अर्ज करता हूँ कि टेक्नोलॉजी भी जो है ना वो मोमिन हो गई है, क्योंकि मोमिन की निशानी है कि उसका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। और टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि टेक्नोलॉजी का हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। मतलब आप देख लीजिए कि पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी क्या थी, पीटीसीएल का फोन था। आज टेक्नोलॉजी क्या है कि आप अपने अपने हाथ में जो है वो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। ठीक है, पुराने जमाने में आप अपने वालिद साहब की, वालिदा की वीडियोस को देखें तो वो कैसे रिकॉर्ड की गई हैं, और आज के जमाने में देखें तो लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या होगा। बाय द वे, एज पर द रिसर्च, कि इन 2025 द ऑस्ट्रेलिया विल बी द वर्ल्ड पावर, बिकॉज क्योंकि उन्होंने उन्होंने ऐसे रोबोट्स ट्रेन कर लिए हैं जो कि जंग लड़ेंगे।
तो अब आप सोच लीजिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कि जंग जंग अल्लाह ना करे अगर जंग होगी तो रोबोट्स लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं, कि रोबोट्स तो मर भी नहीं सकते, और आप इनफाइनाइट रोबोट्स पैदा भी कर सकते हैं, जबकि इंसानों का ऐसा नहीं है। इंसान को गोली लगेगी, इंसान को बॉम्ब लगेगा, इंसान मर सकता है, लेकिन रोबोट नहीं मर सकता। और रोबोट की एफिशिएंसी ऐसी है कि उसको 8 घंटे की नींद भी नहीं चाहिए, उसको भूख भी नहीं लग रही है, ठीक है, उसको प्यास भी नहीं लग रही, वो थक भी नहीं रहा, वो सो भी नहीं रहा, वो ये भी नहीं बोल रहा कि यार मैं जरा अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दूंगा मैंने 4 लोगों को मार दिया, ठीक है। तो रोबोट रोबोट के साथ बहुत सारी फायदे भी हैं। तो रोबोट जो है वो 24/7 जंग लड़ सकता है। तो दैट्स द फ्यूचर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटीज एज सम एरियाज विच आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे 4 मुख्तलिफ एरियाज की बात की गई है, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग तफसील से डिस्कस करने चलते हैं। So the first one that needs to be discussed is artificial intelligence. Wow, a hot topic nowadays. ठीक है जी, हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देख रहा है और समझ रहा है कि कैसे काम करता है। अच्छा, मैं पढ़ने से पहले इसको पहले मैं एक जनरल मिसाल लेके बात समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और मुझे जो है वो अशरफुल मखलूकात करार दिया, और अशरफुल मखलूकात करार दिए कुरान पाक के अंदर, और जिसमें कोई झूठ नहीं है ना। अच्छा, अशरफुल मखलूकात यानी कि द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन बनाया किस बुनियाद के ऊपर? क्योंकि हमारे पास वी हैव ब्रेन, वी आर इंटेलिजेंट। दुनिया की कोई और मखलूक इंटेलिजेंट नहीं है। आप देख लीजिए, जिन्नात देख लें, आप फरिश्ते देख लीजिए, आप जानवरों को देख लें, आप पौधे पत्तों को देख लीजिए, ये सारे अपने हिसाब से काम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ये होशियार नहीं है, ये ज़हीन नहीं है, ये अपनी बुनियाद पर फैसले नहीं करते। जो इनको हुक्म दे दिया जाता है बस उस हुक्म की तामील कर लेते हैं। इवन क्या, इफ यू टॉक अबाउट द फरिश्ते, तो वो भी यही काम कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला उनको जो हुक्म देता है वो उस हुक्म की तामील को पूरा, मतलब उस हुक्म को पूरा कर देते हैं। लेकिन वी आर द ह्यूमंस, और ह्यूमंस हैज द कैपेबिलिटी टू थिंक, वो सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो बेसिकली वी आर ह्यूमंस, वी आर नेचुरली इंटेलिजेंट, हम कुदरती तौर पे इंटेलिजेंट हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं आजकल? हम चाह रहे हैं कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट हो जाए। अच्छा, जब जो चीज ओरिजिनल में वैसी नहीं होती, जैसे मैं मजाकन अर्ज करता हूँ कि जो लड़की खूबसूरत नहीं है वो जाके ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर खूबसूरत हो जाती है, तो वो नेचुरली खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियली खूबसूरत है। ठीक है, ऐसी अब ये तो बात पुरानी हो गई लड़की वाली, अब तो खैर लड़के भी माशाल्लाह सिर्फ ब्यूटी पार्लर, लाइक आई मीन सैलून में जा रहे हैं और वहां से जाके आर्टिफिशियली खूबसूरत होकर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो द सेम इज द केस विद ह्यूमन, कि अगर इंसान जो है वो ज़हीन है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसी डिवाइस बनाए जो कि इंटेलिजेंट हो जाए। वो नेचुरल इंटेलिजेंट नहीं है, वो हो जाए। तो बेसिकली हम उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, आइए जरा बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट कैन इजीली मिमिक एंड एग्जीक्यूट टास्क फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जो बात मैं भी जिक्र कर रहा था आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, कि हम चाहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर डाल दिया जाए, ताकि वो ताकि वो आसान से लेकर मुश्किल तक के, अच्छा आसान काम भी और मुश्किल काम भी, ऐसा नहीं सिर्फ मुश्किल काम करवा रहे हैं, हम आसान काम भी करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बचपन में जब, अभी इसका ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। बचपन में हम कॉपी पे लिखा करते थे ना, कोई शरारत की तो टीचर हमें सजा दिया करती थी कि भाई ये लिख के लेकर आओ कि आई विल नॉट डू दिस नेक्स्ट टाइम। तो आपने 100 मरतबा लिखना होता था। आज आपने, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करें, तो आपने 1 मरतबा लिखा, 100 मरतबा कॉपी पेस्ट किया, और उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, एंड यू आर डन। इसका ताल्लुक एआई से नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि इसका फायदा, इसका इसका मतलब यही है। ठीक है जी। तो आसान से लेकर मुश्किल तक के मुश्किल तरीन काम भी जो है ना वो एआई से करवाए जा रहे हैं। द टर्म एआई may also be referred to any machine that display qualities associated with a human brain such as learning, reasoning and problem solving। अब देखेंगे यहाँ में कितनी जबरदस्त बात की गई है कि एआई का मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऐसी मशीन जो कि ये क्वालिटीज बताए जो कि ह्यूमन ब्रेन से एसोसिएटेड है। मैंने क्या बात की है? ह्यूमन इज इंटेलिजेंट, तो ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है वही काम हम मशीन से करवाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब उसमें 3 चीजों का जिक्र किया गया। अब देखिएगा, अब आप अपने बारे में भी सोचिए, क्या आप ये 3 काम कर रहे हैं? अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं तो यस, यू शुड बी यू शुड कंसीडर योरसेल्फ एज अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। फर्स्ट थिंग इज लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहली बात तो ये है कि क्या आप चीजों को सीख रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर? तो अगर आप सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुड टू गो है, जबरदस्त है। क्योंकि मैंने बताया ना कि मोमिन की निशानी क्या होती है, कि उसका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। और वो कब बेहतर होगा? कि आप अपनी पुरानी जिंदगी की जो मिस्टेक्स आपने करी हैं,
आप उनसे सीख लीजिए। आप क्रिकेट की बात कर लीजिए कि मिसाल के तौर पर जिस बॉल के ऊपर आप कल आउट हुए थे, अगर आप आज भी आप उस बॉल पे आउट हो जाएं तो इसका मतलब ये कि यू आर नॉट लर्निंग, आप नहीं सीख रहे हैं। जो रिजल्ट आपका 8 क्लास में आया था, जो गलतियां आपने 8 क्लास में की थी, जो पिटाइयां आपने 8 क्लास में की थी, अगर वही गलतियां आप 9 क्लास में भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपने माजी से नहीं सीख रहे। बच्चे सवालात करते हैं कि सर हमें पीएचडी क्यों पढ़ाई जाती है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हम अपनी हिस्ट्री से सीखें, अच्छाइयां भी सीखें और बुराइयां भी सीखें, और जो अच्छाइयां हो उनको इनहेंस करें, और जो बुराइयां हो उनको मिनिमाइज करें, उनको आखिर में आगे खत्म करें। ये काम कब होगा? जब आप अपनी हिस्ट्री से सीखेंगे। अगर सीखने का अमल आपके अंदर नहीं है तो माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा कि गधा भी जो लोग, इंसानों में गधा किसको बोलते हैं? जो कल भी ये गलती कर रहा था, आज भी ये गलती कर रहा है और कल भी ये गलती करेगा, तो वो सीख नहीं रहा। तो ये सीखना जो है ना, ये इंसान की सिफ्त है। ठीक है जी, तो लर्निंग। फिर दूसरी बात, रीजनिंग। यू मस्ट हैव द रीजन। मैंने इसकी मिसाल पिछले लेक्चर में दी थी कि साइमन साइनेक कहता है कि आपके पास हर टॉपिक को, जिंदगी में हर काम करने के 3 सवाल जरूर होने चाहिए, कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। You must have the reason to perform any task in your life. If you are studying computer science right now, तो the point is कि you must have the reason कि आप कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। आपका मकसद हो सकता है कि ये हो कि मैंने इन फ्यूचर जो है वो जाके अपना करियर कंप्यूटर साइंस के अंदर बनाना है। हो सकता है कि आप ये कहेंगे नहीं यार, बस मैंने मैट्रिक तक ये पढ़ना है, उसके बाद मैं उसी फील्ड को जाना वो स्विच कर लूंगा। और इस कंप्यूटर साइंस को पढ़ने का मकसद क्या है, इसका रीजन आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं है, इसका मतलब ये कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, जब आप चीजों को सीखेंगे, जब आपके पास काम करने के रीजंस होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यस, आपके पास मसले हल करने की सलाहियत भी होगी। तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर आप लर्न करेंगे तो यू विल बी हैविंग द रीजन टू परफॉर्म एनी टास्क इन योर लाइफ, और उसके बाद जब आपके पास रीजंस होंगे तो फिर आप किसी भी मसले को हल करने के काबिल हो सकेंगे। यही जिंदगी इंसान की सिफ्त है। अगर आप ये 3 काम नहीं कर रहे हैं तो माजरत के साथ रिकंसिडर योरसेल्फ, रिव्यू योरसेल्फ, और अपने आप को फिर इन 3 चीजों के ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, सेम इज द केस विद द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के अंदर जो एआई वाली फील्ड है, एआई भी यही 3 काम कर रही है। पहले वो सीखती है, उसके बाद फिर उसकी रीजनिंग तैयार की जाती है, उसके बाद हम उससे फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। मैं इसकी मिसाल लेता हूँ कि इंसान से तो आपको समझ में आ जाएगी। लर्निंग का मतलब ये कि हम पहले मैथ से कुछ सवाल सीख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर मिसाल के तौर पर मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। अब या कॉम्प्लेक्स नंबर, आप या आप लोग शुरू में, जब आप लोगों ने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो मैथ्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हम सवाल पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर उसूल ये होता है कि रियल वाला रियल में ऐड हो जाता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड हो जाता है, जबकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के डिफरेंट रूल्स हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो आपने चीज सीख ली है। नाउ यू विल बी हैविंग रीजनिंग। अब आपको, आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए कि मैं कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। लाइक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होता है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो ये आपके पास रीजंस हैं। अब उसके बाद मैं आपसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा। मैं अब आपको एक ही सवाल के अंदर एडिशन भी करवाऊंगा, सब्ट्रैक्शन भी करवाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी करवाऊंगा, डिवीजन भी करवाऊंगा। अब आप, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। एआई इज ऑल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक बच्चा है बेसिकली, और जिसकी बुनियाद पे आज बहुत काम हो रहा है। इसमें होता क्या है, इट लर्न्स फ्रॉम आवर डेली रूटीन एंड सजेस्ट अस डिफरेंट ऑप्शंस। मशीन लर्निंग इज कॉल्ड, आई मीन इसमें 3 किस्म की डिग्री होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये कि वो खुद ब खुद सीखता है, वो अपनी डेली रूटीन से सीखता है, और फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को जो है ना वो प्रिडिक्ट करता है, सजेस्ट करता है कि आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, ये वाला काम भी कर सकते हैं। जिसकी मैंने भी आपको मिसाल दी थी कि मैंने अगर पैंट खरीदी है तो उसके बाद वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आप ये शर्ट भी खरीद लीजिए। अगर मैं एक ड्रेस पैंट खरीदता हूँ तो मुझे सजेस्ट करेगा कि यार ये आप फॉर्मल शर्ट खरीद लीजिए। फॉर्मल शर्ट मैंने खरीदूंगा तो मुझसे बोलेगा ये टाई से मैच करेगी, आप टाई भी खरीद लीजिए। फिर मुझे बेल्ट भी ऑफर करेगा, वो मुझे फॉर्मल शूज भी ऑफर करेगा। जब मैं फॉर्मल ड्रेसिंग की तरफ जाऊंगा तो वो सारी कैटेगरीज मुझे दिखाएगा फॉर्मल की। ठीक है जी। लाइक गूगल मैप सजेस्ट द बेस्ट वे फॉर आवर डेली कम्यूट। तो गूगल मैप आपको जो है ना वो डेली की रूटीन बता रहा, डेली का रूट बता रहा होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर डिफेंस से क्लिफ्टन जाना है या आपको डिफेंस से गुलबर्ग आना है, तो आप ये वाला रूट ले लीजिए, ये बेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। AI is vastly used in scientific experiment, healthcare and space technologies। AI यहाँ पे तो खाली 3 चीजों की बात की है। मैं अब समझता हूँ कि AI इस दुनिया की हर फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। आप चैट जीपीटी की मिसाल ले लीजिए, वो किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं लाके दे रहा। बाखुदा उसका उसका लिखा हुआ टेक्स्ट आप कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दीजिए, इट विल गिव यू जीरो प्लेजरिज्म। ठीक है जी, क्योंकि वो किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं लाके दे रहा, वो अपना टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। यस, आई एम टॉक अबाउट
चैट जीपीटी ना, वहां पे अपने सवालात लिखिए, वो आपको जवाब दे रहा होता है। उसका जो अभी फ्री ट्रायल वर्जन चल रहा है दैट इज 3.5, उसकी लिमिटेशन ये है कि उसकी जो नॉलेज है वो सितंबर 2021 तक की है। यानी कि आप उससे पूछेंगे ना कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो बताएगा इमरान खान, क्योंकि सितंबर 2021 के अंदर इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रोबोट्स। सो रोबोट, अच्छा रोबोट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है रोबोट, मैंने देखा। रोबोट्स आर द machines that can be controlled by a computer and are capable of carrying out a complex series of actions automatically। अगर आप देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलती जुलती डेफिनेशन समझ में आ रही है, लेकिन रोबोट्स में क्या है, रोबोट मशीन है। लेकिन ये मशीन कंट्रोल किससे की जाती है, याद रखिए, कंप्यूटर से। और ये करती क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करती है। बाहर ममालिक के अंदर, जापान के अंदर, जो आप रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने के लिए जाएंगे, चाइना में आप खाना खाने के लिए जाएंगे, सो रोबोट्स विल बी देयर टू सर्व यू द मील। ठीक है जी, वो आपसे ऑर्डर लेंगे, रोबोट आएगा ऑर्डर लेने के लिए, आप उनके पास टैबलेट्स होते हैं, तो वो आप उसके टैब में आप बता देंगे कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, वो टैब लेके चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद रोबोट ही आपके लिए खाना लेकर आएगा। ठीक है, तो वो सीरीज ऑफ एक्शंस उसको बता दिए जाते हैं कि व्हाट यू आर सपोज टू परफॉर्म, और वो रोबोट जो है वही काम परफॉर्म भी कर रहा होता है। रोबोट्स कैन बी कंट्रोल बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और थ्रू प्रोग्रामिंग। हो सकता है कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोल डिवाइस बनाई गई हो, जिसको आप रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं, या हो सकता है कि उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल किया गया हो। रोबोटिक्स डील विद डिजाइनिंग, creating and programming of the robot and enhancing it by taking sensory feedback and processing information। मैं इसके एक प्रोजेक्ट का जिक्र करता हूँ, या आपको जुमला समझ में आ जाएगा। कराची में इस वक्त बहुत बड़ा मसला गाड़ी वालों के लिए कार पार्किंग वाला है। मिसाल के तौर पर मुझे कहीं पे खाना खाने के लिए जाना है, बट आई वांट टू सी कि यार वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है या फिर नहीं है। बैरियर टाउन के अंदर दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड कि आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर देख सकते हैं कि हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर एंड इज देयर एनी पार्किंग स्लॉट अवेलेबल ओवर देयर और नॉट। मिसाल के तौर पर कि कोई प्लाजा है, उसमें 6 फ्लोर्स बनाए गए हैं पार्किंग के लिए। अब मैं क्या हर फ्लोर पे जाके अपनी गाड़ी घुमाऊंगा कि यार पार्किंग अवेलेबल है या फिर नहीं है? द आंसर इज नो। वहां पे उन्होंने लगाए हुए हैं सेंसर्स। जो भी गाड़ी आती है वो सेंसर उसको सेंस कर लेता है कि हाँ भाई ठीक है गाड़ी आ गई है, इसका मतलब ये कि मैं इस स्लॉट को फिल शो कर दूं। तो वो आपको मोबाइल ऐप पे शो करता है कि भाई मिसाल के तौर पर फ्लोर नंबर 1 के ऊपर कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो फ्लोर नंबर 2 पर 2 स्लॉट्स अवेलेबल है, वो आपको जगह भी बता रहा होता है कि आप इस जगह पे जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो वो सेंसर जो है वो आपसे फीडबैक ले रहे होते हैं। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो स्मार्ट हाउसेज आजकल बन रहे हैं, स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, बिजली के बिलों के देखकर वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप रूम में एंटर होंगे तभी लाइट्स ऑन होंगी, पंखा भी तभी ऑन होगा और एसी भी तभी ऑन होगा। आप जब रूम से बाहर जाएंगे तो यू आर नॉट सपोज टू स्विच ऑफ एनी ऑफ द स्टफ, आपको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही रूम से बाहर निकलेंगे ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। पानी की मोटर सेंसर्स लगाए हुए हैं खुद ब खुद, पिछले लेक्चर में बहुत में डिस्कस किया मैंने इसको। पानी की मोटर खुद ब खुद टर्न ऑन होगी, पानी फिल होगा, खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाएगी। ना पानी गिरने का ज़या होगा, ना ही बिजली का ज़या होगा। तो ये सब रोबोटिक्स की मिसाल है। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रोबोटिक डील विद, ठीक है वी आर डन विद दिस वन। लास्ट पॉइंट है, रोबोट्स आर कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, इन इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था मैं आपको कि अगर आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देखें, या इवन कि आप गाड़ियों को छोड़ के जो बिस्किट्स की पैकिंग हो रही है, या फिर जो फ्राइज बनाए जा रहे हैं, आई मीन फ्राइज बोल रहा हूँ, जो ये चिप्स बनाए जा रहे हैं जितने भी, आप देख लीजिए कि इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता। आलू खुद ब खुद आते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइज के हिसाब से कटते हैं, वो उनको फ्राई किया जाता है, फ्राई होने के बाद जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको प्योरीफाई करने का, उसके बाद वो खुद ही जाते हैं, वो रैपिंग होती है उसकी, उसके बाद उसको सील पैक करके उसको जो है ना वो डब्बों में पैक कर दिया जाता है। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है गाड़ियों का। ऑटोमोटिव की आप यूट्यूब पे वीडियोस निकाल कर देख लीजिए कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, या इवन की जो कपड़े बन रहे हैं ये किस तरीके से बनते हैं, ये जो आपकी कॉपीज बनती हैं कैसे बनती हैं। तो दैट्स अमेजिंग ना, सारा काम रोबोट खुद ब खुद ही कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वायरलेस कम्युनिकेशन। सो वायरलेस कम्युनिकेशन हैज बिकम, सॉरी, wireless communication has become an integral part of our lives. Wireless communication technology transfer information using electromagnetic waves like IR, RF and satellite etc. So बुनियादी बात बताई गई है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से इंटरनेट की पूरी दुनिया में एक बूम आया।
ठीक है, पुराने जमाने में हम इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस इंटरनेट में होता क्या था कि हम तार लगाया करते थे कंप्यूटर के अंदर और फिर हम इंटरनेट को इस्तेमाल किया करते थे, वायरलेस नहीं होता था। जब वायरलेस आया तो पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो पहले पहले कंप्यूटर जो है वो घर के किसी एक कोने में रखा हुआ होता था और आप उसको इस्तेमाल करते थे, और जब आप मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। और आप मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप स्कूल में हैं, आप दोस्त के घर पे हैं, तो फिर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन से क्या फायदा हो गया कि आज आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आईआर की आरएफ की बात की गई है, आपको पता ही होगा। आईआर इंफ्रारेड है और ये आप इस्तेमाल करते हैं। एसी का जो रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग रेडियो सुनते थे बचपन में। तो और सेटेलाइट का मतलब जो आजकल हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सब इसकी ये इंटरनेट जो है वो आजकल के जो इंटरनेट इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो सेटेलाइट की मदद से चल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज नाउ यूज टू फाइंड रियल टाइम लोकेशन ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर रियल टाइम लोकेशन ऑफ द पीपल, तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि जो लोग थोड़े से मामला खराब चल रहे होते हैं तो वो सामने से रिक्वेस्ट आती है कि अपनी रियल लाइव लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो, सो दैट कि सामने वाले बंदे का पता कर सकते हैं हम लोग कि वो इस वक्त कहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र है ये नहीं पता होता, पता चल सकता किसके साथ बैठा हुआ है। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो जीपीएस आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है रियल टाइम लोकेशंस को मालूम करने के लिए, लोगों की भी और ऑब्जेक्ट्स की भी। आपका अल्लाह ना करे कोई मोबाइल फोन हो जाता है, या आजकल जो ट्रैकर्स लगाए जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो कैटेगरी आ जाती है कि जो ट्रैकर्स लगाए जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो हम गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ना करे स्नैच हो गई है तो वो कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, इसी तरीके से स्मार्टफोन्स दैट इंक्लूड 3G 4G एंड 5G नेटवर्क्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कन्वेंशनल यूज ऑफ टेलीफोन्स। अब देख रहे हैं आप, मैंने क्या बताया कि जब से ये वायरलेस की टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि 3G 4G और 5G, तो आपके टेलीफोन का मकसद ही अलग हो गया ना। पुराने जमाने में जब टेलीफोन पैदा हुआ था उसका मकसद ये था कि भाई कॉल करके बात पहुंचा दो अपनी। उन्होंने बोला फिर मैसेज कर लो। अब आप देखेंगे मैसेज के बाद तो उन्होंने पूरी दुनिया ही खोल दी, पूरा व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर और फलाना ढमकाना। आप दुनिया जहां के सारे काम आप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि अगर हमारा मोबाइल फोन जो है वो वायरलेस ना होता और तार से कनेक्ट हुआ हुआ होता, तो हम शायद हम शायद उठ के पानी पीना भी गवारा ना करते, बल्कि हम अपने उससे चिपके रहते ना। गेट पे कोई आता तो गेट कोई खोलता नहीं और गेट बजा बजा के चला जाता, लेकिन कोई इस बात के लिए रवादार ना होता कि कोई गेट खोलेगा। ठीक है, तो शुक्र है कि हम अपने हाथ फोन में हम अपने हाथों में मोबाइल फोन को लेकर गेट खोल देते हैं किसी मेहमान के लिए। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, these phones not only provide better coverage but also fast mobile internet experience. Wireless communication is also giving new meaning to the socialization and human interactivity. अब देखिए, हम लोग कभी अब्रॉड जाते हैं, आप जो है वो लाइक सऊदीया जाएं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, वहां पे इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे रास्ते आपको तो पता नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, जीपीएस अपना खोल लेते हैं अपना, यानी कि जो लोकेशन है या गूगल मैप को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हम अपने होटल से लेके मदीना या मक्का में जो जहाँ पे भी आपको जाना होता है, आप जो है वो आराम से कम्यूट कर लेते हैं। मतलब इनके पाकिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर भी आपको अपने कजन के घर पे जाना है, तो पुराने जमाने में ऐसे बात हुआ करती थी ना, बड़े बुजुर्ग ऐसे रास्ता बताया करते थे, भाई फलाना जगह से उल्टे हाथ को ले लेना, वहां पे फलाना अब्दुल्ला भाई का स्टोर आएगा, वहां पे सीधे हाथ पे तुम ले लेना, पंचे की दुकान बैठी होगी, उल्टे हाथ पे गली में तीसरा मकान होगा। तो आजकल के किसी बच्चे को आप ये बात समझाएं तो वो बेचारा अपना सर खुजाना शुरू कर देगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो क्या बोलेगा, भाई मुझे आप पिन लोकेशन सेंड कर दीजिए, आई विल बी देयर। तो उस पिन लोकेशन का फायदा हो गया हमें आज, और ये सिर्फ किसकी वजह से, वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता तो हम आज इस चीज से फायदा नहीं उठा रहे होते। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स वर्चुअल रियलिटी, लास्ट topic of today's lecture. Virtual reality is an artificial environment that is created with software and presented to the user in a way that the user feels it as a real environment. ये नाम से पता चल रहा है ये रियलिटी है, लेकिन ये वर्चुअल है, हकीकी नहीं है, लेकिन है ये रियलिटी। ठीक है जी। तो इसमें अच्छा, ये आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको बहुत बेहतर बात समझ में आएगी। तो बोलते हैं कि ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बजाते खुद इस वक्त इस मौके पे मौजूद हूँ। मिसाल के तौर पर, आप जो है ना वो बार्सिलोना का मैच देख रहे हैं और लेट्स सपोज वो स्पेन के अंदर हो रहा है, और आप वीआर के ग्लासेस लगा के वो मैच देख रहे हैं, तो यू विल फील लाइक कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस गेम। मैं इस स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ, आपको ऐसा लगेगा। आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो यू विल फील लाइक यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस गेम। मैं इस वक्त स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा हूँ। अभी आप लकी वन चले जाएं या आप जो कबाब चले जाएं, तो वहां पे ये वीआर ग्लासेस लगाकर जो है ना वो दिखाया जा रहा होता है।
तो उसमें आपने काफी सारी फनी वीडियोस भी देखी होंगी हैं। तो वो बैठे हुए बेचारे आराम से अपने सोफे पे होते हैं, लेकिन उनके सामने जो स्क्रीन आ रही होती है ना, वो कोई बड़ी भयानक सी होती है, या फिर वो ऐसी स्क्रीन होती है, फिर ऐसा सीन होता है कि वो कहीं से स्लाइड कर रहे हैं या वो झूले से गिर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सोफे पे नहीं बैठे हुए, बल्कि वो उस झूले के अंदर मौजूद है। उनको ऐसा लगता है कि वो स्लाइड के अंदर मौजूद है, तो वो गिर जाएंगे, तो वो बेचारे थोड़ी सी मकाना हरकतें करते फिर रहे होते हैं। Virtual reality can be used for the simulation of a real environment for training and education। देखिए आजकल के दौर में क्या होता है कि बच्चों को मतलब ऑन रोड गाड़ी सिखाने से पहले क्या किया जाता है, उनको वीआर ग्लासेस लगा कर गाड़ी सिखाई जाती है। आप इस चीज को देख लीजिएगा। इसी तरीके से जहाज भाई, अब पायलट को आप जहाज चलाना सिखा रहे हैं तो क्या जहाज चलाना सिखाना शुरू कर देंगे? थिंक अबाउट योरसेल्फ, जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी तो साइकिल चलाना सीखी थी, फिर साइकिल से गिरे भी थे। आपने जब बाइक चलाना सीखी थी तो फिर आपने बाइक चलाई थी, फिर आप गिरे भी थे। आप गाड़ी चलाना सीखी थी तो आपने गाड़ी कहीं ना कहीं ठोकी भी थी। क्या जहाज जहाज में आप ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो वो करते क्या है कि वो सिमुलेशन बनाते हैं उसकी, वो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं, और फिर वो पायलट्स को ऐसे ट्रेन करते हैं इनिशियल लेवल पर। डेफिनेट सी बात है, बाद में अगर तो उन्होंने रियल जहाज चलाना है तो वो रियल जहाज की ट्रेनिंग देते ही हैं, लेकिन उससे पहले वो उनको उसकी जो सिमुलेशंस हैं वर्चुअल रियलिटी की बेस पे बुनियादी, वर्चुअल रियलिटी की बुनियाद पे बनाई हुई, उससे वो उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन एनवायरनमेंट फॉर अ गेम और इंटरेक्टिव स्टोरी। आजकल हम लोग गेम्स खेलते हैं सस्ती वाली, तो आगे जो फ्यूचर है उसमें यही है कि लोग वी आर ग्लासेस पहन कर जो है ना वो गेम्स खेलेंगे, और उससे बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आज हम लोग जो मूवीज देखते हैं, जो पोएम्स देखते हैं, बच्चे जो पोएम्स देखते हैं, तो वो बस पोएम्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप वीआर ग्लासेस पहनकर वो देखना शुरू कर दें तो यू विल फील लाइक यस यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ सवाल है, सो यस यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्यूरी, योर सजेशन एंड फीडबैक। I will try my level best to respond to you as soon as possible. Thank you very much. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.